हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या क्लास सीबीएसई के स्टूडेंट हैं किसी भी क्लास के, तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये हम चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, सीबीएसई की एनसीईआरटी के सोशल साइंस या ज्योग्राफी आप कह सकते हैं, क्लास 7 के चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं। लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, इसके बारे में बात करेंगे, पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेरीज के बारे में बात करेंगे, वेल्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्लाइमेट, फ्लोरा, फोना, लोग कैसे रहते हैं, जानवर क्या क्या हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या उनका काम धंधा है, सारी बातें डिटेल में बात होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको ये टॉपिक समझने के लिए कुछ और करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड। हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। तो ग्रासलैंड की दो चीजें पहले मैं आपको बताता हूँ, ग्रासलैंड में और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। हालांकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ट्रीज आर मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो वो फॉरेस्ट होता है जहां पर बड़े बड़े पेड़ हों, उनके नीचे जमीन में छोटे मोटे पौधे हों, अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ हों। लेकिन ग्रासेस में पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ बहुत कम होते हैं। और वहां पर जो मेन टाइप होती है वो घास ही होती है, प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं होते हैं। इक्का दुक्का पेड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। तो इसको बोलते हैं ग्रासलैंड। तो ये डिफरेंस है आपका फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में। अब बात करते हैं, ये डायग्राम थोड़ा ठीक से देखना आप। वर्ल्ड्स के जो ग्रासलैंड्स हैं, इसमें स्वाना है, वेल्स है, टुंड्रा प्रदेश के अंदर स्टेपिस है, और अपना प्रेरीज है। तो ये सब चीजें हैं, जो पंपास है। ये सारे ग्रासलैंड दो भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल को हम आउट ऑफ स्कोप रखते हैं अभी, क्योंकि हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो हम बात करेंगे प्रेरीज की और वेल्स की। वेल्स क्या है, क्यों बनाया गया, क्या नाम दिया गया, ऐसे प्रेरीज क्या है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो स्कोप है हमारा वो सिर्फ इतना है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, प्रेरीज एंड द वेल्स, चैप्टर नंबर 9, क्लास 7, जियोग्राफी और सोशल साइंस। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें दुनिया के सारे ग्रासलैंड्स दिखाए गए हैं। इधर पंपास है ऑस्ट्रेलिया में, और इधर भी जो स्पेशली साउथ अफ्रीका के इस तरफ के एरिया में है। प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश इस तरफ है, टुंड्रा प्रदेश इस तरफ जहाँ पत्थर होते हैं बेसिकली। स्टेपिप्स यहाँ पे है रशिया के ऊपर वाले पार्ट में, और अफ्रीका के नीचे है वेल्स, दी वेल्स। सवानाज यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के इस एरियाज के पास में। तो ये सारे ग्रासलैंड्स हैं दुनिया में। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी, वेल्स की और प्रेरीज की, सिर्फ दो की बात करेंगे, बाकी सबको छोड़ देते हैं, ये हमारे स्कोप में अभी नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्रासलैंड हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हमारे स्कोप से बाहर है इस वीडियो के, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज की अच्छे से समझ जाएं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हो रही है। तो ट्रॉपिकल में जैसा ऊपर चित्र में देख सकते हैं, और टेम्परेट में आप चित्र देख सकते हैं, ऊपर पिक्चर देख सकते हैं। ट्रॉपिकल grasslands are also known as savannas in Africa and campos in Brazil, whereas the grasslands are also known as prairies in North America, pampas in South America, down in Australia, and velds in South Africa, steppes in Europe। तो आज हम जो बात करेंगे स्टेप्स इन यूरोप, तो आज हम बात करें सिर्फ वेल्स की और प्रेरीज की, बाकी छोड़ देते हैं। Tropical grassland found within tropical zone, that is between tropics of Cancer and tropics of Capricorn। अगर आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना रखा है मैंने, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझा देगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच में कितना एरिया है, कितने डिग्री पे, सब कुछ है, डिटेल में है।
जो टेम्परेट हैं दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्योंकि आपने देखा है नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका और कनाडा के पार्ट्स में ये रहता है, डाउन्स में जो अपना वेल्स की जो बात कर रहे हो साउथ अफ्रीका में है। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meter in height, which is also known as elephant grass. यहाँ पर the grass found here is short, juicy, which is suitable for cattle feed. ठीक है, यहाँ की घास को जानवर कम खाते हैं लेकिन यहाँ को अच्छे से खा सकते हैं। Climate condition in these grasslands do not support rich agriculture and animal rearing. Economically, these grasslands are backward. अमेजन बेसिन में जाके अगर आप वहां पर खेती बाड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और अमेजन बेसिन में आज की क्या सिचुएशन है उसके बारे में वीडियो बनाया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है उसका भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो डिटेल में इन वीडियोस को। जो इसमें प्लेलिस्ट है क्लास 7 ज्योग्राफी के बारे में, वहां पर ये सारे वीडियो मौजूद हैं। मक्की, गेहूं आर ग्रोन इन द लार्ज अमाउंट, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज आल्सो नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको ग्रेनर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वीट और मकई जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सरप्लस होती है। कई बार मार्केट में रेट को स्टैंडर्ड रखने के लिए कई बार इसको समुद्र में गिराया भी जाता है, और जहां भी कभी भी वर्ल्ड में कोई कैलेमिटीज होती है तो सबसे पहले यहीं से भर के जहाज आता है। उसका रीज़न ये है कि वहां पर बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है, और जब सरप्लस मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली वहां पे मार्केट में प्राइसेस गिर जाएंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में यू कैन फाइंड लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रास एटसेट्रा एटसेट्रा, बट यहाँ पर वाइल्ड आस, एंटेलोप्स, हॉर्सेस, कंगारूज, रेप्टाइल्स ये सब मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी टेम्परेट में भी कभी कभी शेर, चीते सब मिलते हैं। हम बात करेंगे अलग अलग जो जो ग्रासलैंड्स हैं टेम्परेट उनके बारे में और क्या क्या जानवर वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं हम द प्रेरीज की, बाद में बात करेंगे द वेल्स की। प्रेरीज, टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेरीज, इसका ये चित्र मैंने आपको दिखाया था पिक्चर पूरे वर्ल्ड का। तो हम बात कर रहे हैं प्रेरीज की। प्रेरीज को यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे तो आपको दिखेगा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के बीच में जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं ये प्रेरीज के ग्रासलैंड है। ठीक है, ये प्रेरीज के ग्रासलैंड है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, माफ कीजिए शायद उल्टा हो गया, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है उसको ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी नदी ड्रेन करती है, जबकि कनाडा का पार्ट है उसको ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्काचुएन जो होती हैं वो उसको ड्रेन करती हैं। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया लिखने में, ये सस्काचुएन ऊपर है और मिसिसिपी नीचे है। तो ये ऐसे दो नदियां हैं जो मेनली यहाँ पर इनको ड्रेन करती हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का जो ये पार्ट है यही प्रेरीज है, जिसका आधा हिस्सा कनाडा में है, आधा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। द प्रेरीज, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर किसी भी ग्रासलैंड की बात होती है उसका नाम है प्रेरीज। enormous stretches of flat grassland, बहुत बड़ा एरिया है ये फ्लैट ग्रासलैंड का, इसलिए यहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पे होती है, बहुत बड़े स्केल पे। जेंटली स्लोपिंग ऑफ हिली लैंड्स, जो जमीन है वो जेंटली स्लोपिंग है, ऐसा नहीं कि ये एकदम पहाड़ बन गया और एकदम गहरी खाई आ गई, ऐसा नहीं है, जेंटली स्लोपिंग है। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है। जनरली ये ट्रीलेस है, कहीं कहीं आपको एक दो ट्री मिल जाएगा लो लाइंग प्लेन्स में, इसीलिए प्रेरीज में जो टेम्परेट में कहा गया था आपको शायद बहुत बड़े ग्रासलैंड इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़े ट्री आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। 2 मीटर हाइट तक की यहाँ पर बड़ी घास हो सकती है, आप इसको सी ऑफ घास भी कह सकते हैं, सी ऑफ ग्रास। रेड इंडियन यहाँ के नेटिव थे, जो रेड अमेरिकन इंडियंस, वो यहाँ के रेड इंडियंस उनको बोलते थे, अमेरिकन्स तो यहाँ के नेटिव थे और हैं, और वो यहाँ पर काम करते हैं। इस एरिया को कहते हैं द प्रेरीज। प्रेरीज की आगे जो क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे तो क्लाइमेट यहाँ पर एक्सट्रीम्स हैं, -20 से +20 टेम्परेचर रहता है।
और -20 कहाँ अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन विंटर में जो थिक स्नो यहाँ पर हो जाती है, ब्लैंकेट पूरे एरिया को कवर कर लेती है। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि वहां पर सरकार ने रूल ही बना रखा है, अगर आपके घर के सामने बारिश गिर गई है, सॉरी बर्फ गिर गई है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको हटाना है उसको। अगर उस बर्फ पे कोई फिसल के गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो यू स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। तो कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर थिक स्नो का एक तरीके से ब्लैंकेट बिछ जाता है। एनुअल रेनफॉल भी मॉडरेट है, इसलिए यहाँ पर घास बहुत उगती है। चिनूक विंड ब्लो करती है यहाँ पे। चिनूक विंड क्या चीज है? चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर आपको याद होगा, भारतीय वायुसेना ने खरीदा था कुछ साल पहले अमेरिका से। तो उसका नाम क्या आया है? चिनूक। चिनूक विंड यहाँ ब्लो करती है। चिनूक का मतलब है हॉट विंड ब्लोज इन विंटर, raising temperature within short span of time. This melts the snow and grasslands are available for grazing of animals. अचानक से गर्म हवा बहने लग जाती है और बहुत फास्ट टेम्परेचर को गर्म कर देती है, वहां पर वातावरण को गर्म कर देती है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और घास के जो मैदान है उसमें जानवर चर सकते हैं। इसको बोलते हैं चिनूक। तो इसी पे उसका नाम रखा हुआ है हेलीकॉप्टर का। चिनूक का मतलब यह है कि बहुत तेज गर्म हवा बहने वाली। ठीक है, ये चिनूक है। टेम्परेचर भी आप देखिए यहाँ पर दिखा रखा है टेम्परेचर। एक ये एवरेज क्लाइमेट है, एवरेज टेम्परेचर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं कहीं पर ये माइनस है, नीचे -15 तक गया है, -10 तक गया है, और 20 डिग्री तक भी गया है। तो इसलिए -20 से -20 इसको रखा जाता है, -20 से +20 रखा जाता है, लेकिन 20 से ऊपर भी गया, 22-23 भी गया है ये। तो ये टेम्परेचर का एक ग्राफ है उस एरिया का, जो आप स्टडी कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अगला है दोस्तों प्रेरीज की फ्लोरा एंड फौना, या क्या क्या चीज होती हैं, जानवर क्या हैं, क्या क्या पैदावार होता है, कौन कौन सी फसलें होती हैं। प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको टेम्परेट प्रेरीज कहते हैं। However, on hilltops, some trees are available. Trees like willow tree जैसे willow, elders and poplars found. Poplar आपने शायद देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है, लंबा एकदम सीधा, उसके पत्ते गिरते रहते हैं, पॉपुलर होते हैं। Suitable for farming where rainfall is approximate 50 सेंटीमीटर। दो एरिया है इसमें, या तो जहां रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के आसपास है, उससे ज्यादा है। दूसरा जहां रेनफॉल स्पार्स है, कम है, छोटा है, चिटपुट है। तो जहां पर अच्छा बारिश होती है, रेनफॉल अच्छा है, वहां पर मेनली ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इनकी खेती होती है। जैसे आपका मक्का है, आलू है, सोयाबीन है, कॉटन है, अल्फाल्फा है, घास होती है एक तरह की अल्फाल्फा, वीट है, गेहूं, ओट है, बार्ली है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सब हैं जो क्रॉप्स मेनली उस एरिया में होती हैं। मक्की और गेहूं तो बहुत बड़ी तादाद में होता है, बहुत बड़ी तादाद में। जहां रेनफॉल कम है वहां पर मेनली कैटल रियरिंग का काम किया जाता है, पशु पालन का काम किया जाता है। और उनके कौन कौन से वहां पर एनिमल्स हैं जनरली? बाइसन, ये देखो, इसको आप अमेरिकन बफेलो भी कह सकते हैं। पहले बहुत खतरनाक होती थी, लेकिन आजकल लोगों ने इनको पालना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकन बफेलो इसको आप कहते हैं। बाइसन है, रेबिट्स हैं, ये क्वेटेस हैं, गोपर्स हैं, और ये है आपका प्रेरीज डॉग्स, ये प्रेरिज डॉग्स हैं, ये एल्क है, और ये आपका गोफर्स हैं। तो इस तरीके के जानवर वहां पर जनरली पाए जाते हैं। आप कुछ याद रख सकते हैं, बाइसन है, रैबिट है, गोफर्स है, एल्क है, ये कुछ याद रख सकते हो आप। जहां पर बारिश कम होती है वहां का फ्लोरा फौना की हम बात कर रहे हैं, जहां ज्यादा होती है वहां पर खेती बाड़ी होती है। अगला हम बात कर रहे हैं प्रेरीज के पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। दोस्तों बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टडी होते हैं, इनको काउ बॉय कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, काउ बॉय है ये, देखो घोड़े को कैसे घुमा रहा है, ये काउ बॉय है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंसिवली यूजिंग टेक्नोलॉजीज टू हार्नेस नेचुरल रिसोर्सेज, आप देख सकते हो ये कंबाइन चला रहे हैं। कंबाइन एक तरह की ऐसी मशीन होती है जो खड़े गेहूं को, धान को काट सकती है, और इसका इस्तेमाल, इसे ट्रैक्टर नीचे उतार के, इससे आप, ये ट्रैक्टर यहाँ से उतर जाता है नीचे, बाकी काम भी इससे कर सकते हैं। कोई भी खेत में जो काम करना हो तो उसका आप कर सकते हैं। यूएस कनाडा इस एरिया को कवर कर रहे हैं, मैंने आपको मैप में दिखाया था।
और साइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन करते हैं। ड्यू टू ह्यूज सरप्लस ऑफ फूड द प्रेरीज आर आल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। बास्केट ऑफ द फूड भी कह सकते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। बहुत ही सरप्लस मात्रा में यहाँ पर गेहूं पैदा होता है, मकई पैदा होती है। डेयरी फार्मिंग दूसरा बहुत बड़ा बिजनेस है। बटर है और दूध की बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत सारी लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड काफी होता है, तो बड़े बड़े ट्रक्स लग के यहाँ पर बहुत ज्यादा फूड प्रोसेसिंग करते हैं। खेतों में जनरली मशीनें आपको चलती दिखेंगी। कोल ऑन आयरन के डिपॉजिट्स हैं इस रीजन में, तो उसका भी इनको एडवांटेज मिलता है। हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर यूज होता है, चाहे रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज है, चारों तरह का होता है। और हाईली इंडस्ट्रियलाइज ये एरिया है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत एडवांस बनाया गया है। एक ऐसी मशीन जो सिंगल मशीन जो बो भी सकती है, प्लो भी कर सकती है, काट भी सकती है और थ्रेशिंग भी कर सकती है, उसमें से निकाल भी सकती है गेहूं या धान, उसको कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। आप इसको कंबाइन बोल सकते हो। लार्ज कैटल फार्म, ये एक है कि लार्ज कैटल फार्म्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रैंचेस। याद रख लीजिएगा आप ये पॉइंट, लार्ज कैटल फार्म्स को रैंचेस बोलते हैं। दोस्तों ये बात होगी प्रेरीज की। प्रेरीज के बारे में आपको लगभग पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दी वेल्स की। ऐसा कुछ दिखता है वेल्स। जब यहाँ पर डच लोग आए तो उन्होंने इसको नाम दिया था वेल्स। और वेल्स का इसलिए दिया गया था कि साउथ अफ्रीका में वेल्स को जो प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं फेल्स, फेल्स। सो फेल्स का मतलब होता है फील्ड, तो इन्होंने वेल्स को कर दिया, डच ने उसको बना दिया वेल्स। और आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं, छोटी मोटी पहाड़ियां भी हैं, घास के मैदान हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में है ये, यहां से मैं उठा रहा हूं इसको, इस एरिया को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साउथ अफ्रीका है। कौन कौन से कंट्रीज इसको टच करते हैं वो आपका अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, सिसिली, मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया। इन कंट्रीज में मोर और लेस ये होता है, लेकिन मेनली साउथ अफ्रीका में इसको माना जाता है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, यहाँ का जो एरिया है उसमें ये वेल्स, जो घास के मैदान है वो इन एरियाज में है। ये सारा एरिया आप नीचे जो देख रहे हैं ये वेल्स है। तो अगर आप इसको देखेंगे, रोलिंग प्लेट्यू है, 600 मीटर से 1100 मीटर तक की हाइट के यहाँ पर आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। ईस्ट में जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, जबकि वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है, बहुत भयंकर डेजर्ट है, इसके बारे में लोग जानते हैं। नॉर्थ में हाई द यिल्स इसको बोला, ये नॉर्थ में हाई यिल्स इसके नाम से होता है। वहां पर भी घास के मैदान है, लेकिन उसको हाई यिल्स बोला जाता है। उसकी हाइट 1600 मीटर तक है। दो नदियों की ट्रिब्यूटरीज ऑरेंज एंड लिम्पोपो, ये इसको ड्रेन करती हैं वेल्स को। दो नदियों की ट्रिब्यूटरीज है और सिर्फ दो ही नदियां हैं, और पानी का यहाँ पर बहुतायत में दोहन किया गया, जिसकी वजह से जोहान्सबर्ग 0 डे पे भी आ गया था, और वहां पर पानी की बहुत भयंकर कमी है जोहान्सबर्ग में। तो आपको पता चल गया कि वेल्स नाम क्यों पड़ा इसका, और ये कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसको टच करते हैं। क्लाइमेट कैसी है वहां की आप पिक्चर देख सकते हो। झाड़ियां हैं, सूखा है, कहीं कहीं बैरन लैंड है। लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, यहां पर आप देख सकते हो अफ्रीका के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में इसकी पोजीशन है। और इट हैज माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इंडियन ओशन, क्योंकि नीचे इसके हिंद महासागर है, इसलिए इसकी जो क्लाइमेट है सागर की वजह से सम है, वो माइल्ड क्लाइमेट है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, सूखे होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं। टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक रहता है विंटर्स में, और समर में 20 तक चला जाता है। समर छोटी होती है लेकिन गर्म होती हैं, और रेनफॉल नवंबर और फरवरी के बीच में यहाँ बारिश होती है। अगर रेनफॉल कम हुआ है
ठंड में अगर रेनफॉल कम हुआ तो सूखा पड़ने पूरे चांस हो जाते हैं। जून से अगस्त के बीच में अगर कम बारिश होती है तो सूखा पड़ने के चांसेस बन जाते हैं। द वेल्स, फ्लोरा एंड फौना की अगर बात करें तो देख सकते हो आप, अलग अलग तरीके पिक्चर देख सकते हो। ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं मरूला। इसका तेल निकलता है, तेल यूज होता है जनरली कॉस्मेटिक्स बनाने में, लिपस्टिक वगैरह बनाने में, तो इसकी काफी डिमांड है मरूला की। और अकासिया भी एक पेड़ होता है यहाँ पर। तो वेजिटेशन स्पार्सली कवर द एरिया, सूखे घास के मैदान हैं, सूखी जगह है, बैरन लैंड्स है। कहीं कहीं आपको पेड़ दिखेंगे, घास दिखेगी, मेनली आपको घास दिखेगी। और रेड ग्रास ग्रोज मेनली इन बुश व्हील्स, जहां पर जैसे मैंने पिछली पिक्चर में आपको अभी दिखाया था, ये इस तरीके से दिखाया था, यहाँ पे बुश आप देख सकते हो, रेड ग्रास। तो वहां पर लाल रंग की घास जनरली उगती है। हाई वेल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पिक्चर में आपको दिखाया था, हाई वेल्स अकाशिया और मैरोबा के पौधे वहां पर, पेड़ वहां पर उगते हैं जिनका कमर्शियल यूज होता है। Tall perennial grasses and flowering herbs which readily catch fire during the dry season occupies most of the open ground. ये जो बड़ी बड़ी घास और फूल पौधे के जो हर्ब्स हैं वो इस एरिया में हैं जिसमें आग लगने का हमेशा खतरा रहता है, और गर्मी के सीजन में यहाँ पर आग लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं। ये फ्लोरा एंड फौना की बात हम कर रहे थे। कौन कौन से एनिमल्स हैं वहां पे? फ्लोरा की हमने बात की, अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ लॉयन है, और लेपर्ड है, चीता है, फिर इट्स नॉट कुंडू, इट्स कुदू। इट्स नॉट कुंडू, इट्स कुदू, KUDU, एन गलत हो गया यहाँ पे। कुदू है, जिराफ है, एलिफेंट है, हिप्पोपोटामस है, ओरेक्सी है, ओरियक्स है, एलैंड है, सेबल एंटेपोल है, रोन एंटेपोल है। तो इस तरीके के जानवर आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप कोई 5 याद रख सकते हो, कोई काफी है इस एरिया में जानने के लिए। तो एलिफेंट, चीता, जिराफ, सॉरी लॉयन, ये सब याद रख सकते हैं। हिप्पोपोटामस जो इजीली आदमी याद रख सकता है। फिर इसके लोग क्या करते हैं? वहां पर जो लोग हैं अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? जैसे हमने प्रेरीज में देखा था कि लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, ऐसे ही यहाँ का देख लेते हैं। यहाँ के लोगों को वेल्स बोलते हैं और मेनली इंगेज्ड इन कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग, पशुपालन और खान का जो काम होता है, खान होती हैं। गोल्ड की, डायमंड की खाने अब बहुत ज्यादा हैं, बहुत फेमस हैं एक्चुअली। मैं दिखाऊंगा आपको वो। यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल नहीं है क्योंकि बैरन लैंड काफी है, लेकिन जहां जहां फर्टाइल है, जहां अच्छी बारिश होती है, वहां पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कुछ खेती की जाती है। जैसे मेन क्रॉप्स आपकी मक्की है, व्हीट है, जौ है, ओट्स है, पोटैटो है, टोबैको है, शुगर केन है, कॉटन है। दीज आर मेन क्रॉप्स इन वेल्स। और रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, सब का यहाँ पर इस्तेमाल होता है अच्छे से। कैटल रेयरिंग में शिप की रेयरिंग होती है, और डेयरी फार्मिंग होती है, और मिनरल रिजर्व को अलग से कहते हैं। कैटल रेयरिंग में शीप और डेयरी फार्मिंग। शीप इसलिए यहाँ पर पाली जाती है कि वहां पर वूल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में है, और मेरिनो शीप यहाँ की सबसे बेस्ट स्पेसी मानी गई है। ये काफी फेमस भी है, मेरिनो शीप आप काफी फेमस है। डेयरी फार्मिंग में जहां पर जो थोड़ा सा मौसम गर्म रहता है, हल्का फुल्का, और गर्म रहता है और बारिश अच्छी होती है, वहां पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। बटर है, चीज प्रोडक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पर्पज के लिए यहाँ पर पैदा किए जाते हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। रिच मिनरल रिजर्व हैं, गोल्ड के हैं, डायमंड के हैं, आयरन के हैं। दोस्तों, गोल्ड की माइन जोनसबर्ग की गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इसको कहते हैं। यहाँ पर गोल्ड की बहुत सारी माइन है, और ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। द डीपेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड इज मपोनेंग माइन। लोकेशन है गुआतेंग, साउथ अफ्रीका में, जिसकी डेप्थ है 2.5 माइल्स बिलो द सरफेस, लगभग 4.25 किलोमीटर नीचे जमीन के। ये डीपेस्ट है। पोनेंग, आप इसको याद रख सकते हो, एम साइलेंट है, एम पोनेंग, पोनेंग माइन, ये गोल्ड की माइन है, पूरी गोल्ड की माइन है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। और ये डायमंड की माइन है, यहाँ पर इस तरीके से होल बनाए जाते हैं, डायमंड माइन है। ये माइनिंग का काम होता है। कोशिश की मैंने लाइफ इन दैट टेम्परेट ग्रासलैंड को एक्सप्लेन करने की, एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा।
और इसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। इजी होगा आपके लिए याद करना। बहुत मेहनत की थी मैंने प्रेजेंटेशन बनाने में। आप चैनल को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा मैं। कल हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और इसके साथ हमारा ये ज्योग्राफी का सफर खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा सफर लेके चलेंगे हिस्ट्री का। तो कल हम बात करने वाले लाइफ इन डेजर्ट, मरुस्थल में जिंदगी कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन आंसर इसके कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।